मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 23 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर को हम यूपीएससी के रेलिवेंस के साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे और आप ही लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। शुरुआत वीडियो की होती है एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ में, उसके बाद हम एक प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देन हम जितनी भी न्यूज़ मेन से रेलिवेंट है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज उन सभी को पढ़ते हैं। उसके बाद हम प्रीलिम से रेलिवेंट सभी न्यूज़ कवर करते हैं और मैपिंग को करते हुए लास्ट में वीडियो खत्म होती है वोकैबुलरी के साथ में। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न होने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है अर्थ विसल्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी कि अर्थ हमारी जो है वो विसल करती है जब यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब बारिशें होती हैं तो बादलों में से लाइट गिरती है। वो लाइट थंडर के साथ आती है, बहुत आवाज़ उसमें आती है, बहुत थंडर उसमें होता है, बहुत शोर होता है, बहुत गरजते हैं। और वो जो लाइटिंग होती है वो खतरनाक भी मानी जाती है। यूजुअली लोगों को बोला जाता है कि पेड़ों से थोड़ा बचकर रहिए, अगर ऐसी बरसात हो रही है तो पेड़ से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी गिरती है। लोगों ने घरों के ऊपर कुछ एंटीना भी लगवाए होते हैं जिसपे सो दैट जो भी यहाँ पर आए वो क्या करे, उसी में ऑब्जर्व हो जाए। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है, यानी लाइटनिंग क्या है ये आपको पता है, लेकिन लाइटनिंग क्यों होती है ये आज समझना है। तो हमें समझ में आ गया कि मैम ठीक बात है, यहाँ पर ये हमारे लिए यूपीएससी में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट एक जर्नल सा आप एक कंसेप्ट जो है वो समझा रहे हो, लेकिन यूपीएससी में इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीएस पेपर 1 में आपको पढ़नी होती है फिजिकल ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 के अंदर आपको पढ़नी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम साइंस एंड टेक के अंदर देखेंगे कि कैसे इस जो ये बेल्ट है और जिन वजह से लाइटनिंग होती है और रेडिएशन का इसमें क्या इम्पैक्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था। ज्योग्राफी में हम समझेंगे कि ये खुद में कॉन्सेप्ट है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं हमारी जो अर्थ होती है उसका अलग अलग साउंड होता है, ये तो सबको पता है कि आप यूनिवर्स में जाएंगे तो हमें अलग अलग वाइब्रेशन अलग अलग साउंड दिखाई देंगे। ऐसे ही हमारे अर्थ का भी साउंड होता है। लेकिन जब लाइटनिंग होती है, जब यहाँ पर बिजली कड़कती है, तो हमारी अर्थ का जो साउंड होता है वो विस्लिंग का दिखाई देता है या सुनाई देता है। मैं फिर सुनते कैसे हैं लाइटनिंग में, उसके लिए चाहिए होते हैं मेगाफोन्स। जब आप अपने कानों के ऊपर उनको लगाएंगे और उनको कनेक्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर सुनना चाहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई सीटी बजा रहा है, कोई विसल कर रहा है। ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है मैम, लेकिन लाइटनिंग क्यों होती है ये भी समझा दीजिए। चलिए समझते हैं। लाइटनिंग की जब हम बात करें तो उससे पहले हमें हमारी ही अर्थ को समझना पड़ेगा और हमारी ही अर्थ के आसपास में जो मैग्नेटिक स्फीयर है उसको समझना पड़ेगा। नाउ ये मैग्नेटिक स्फीयर क्या हो गया। अभी तक तो आपने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स बताई थी, उसमें तो मैग्नेटिक स्फीयर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैंने एटमॉस्फेयर की आपके 5 लेयर बताई थी, लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया था कि हमारी जो अर्थ होती है उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे बनती है, जब अर्थ का कोरोलिसिस फोर्स उस पर लगता है, जब अर्थ स्पिन करती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती रहती है इस प्रकार से। और ये बबल हमें दिखाई देता है, ये आपको बबल की तरह दिखाई दे रहा होगा। हम देख पाते हैं कि ये कहाँ हमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये सबसे जो कम है इनकी क्वांटिटी वो पोल्स पे दिख रहे हैं। वो ऊपर नॉर्थ पोल पे भी यहाँ पर सबसे कम है और साउथ पोल पे भी सबसे कम है, और सारी जो जगहें हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट जेम वेम एलन जो थे, उन्होंने हम देखते हैं 1958 में ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके साथ में ये जो रेडिएशन बेल्ट्स हैं इनको नाम दे दिया था। उन्होंने बोला था कि क्या होता है, सन जो है वो बहुत सारे सोलर यहाँ पर तूफान छोड़ता है, और जब वो तूफान आते हैं वो इतनी सोलर रेडिएशन होती है जो कि एक्सट्रीम होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। जब वो यहाँ पर आकर अगर अर्थ से टकराएंगी तो हम देख पाएंगे
पाएंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर अर्थ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिकॉज दे आर चार्ज्ड पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ रही है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी है। ऑल राइट मैम, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगा, जब वो आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगे, टकराएंगे तो ये रेडिएशन जोन बन जाएगा। इस रेडिएशन जोन में अलग अलग लाइटनिंग होगी। हमें कैसे पता अलग अलग लाइटनिंग निकल कर आती है, वो हमें पता चलता है जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे और यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ऑरोराज का। ये ऑरोरा क्या होते हैं, ऑरोरा का मतलब होता है रंग बिरंगी लाइट्स, कई बार इनको नदन लाइट्स भी बोल दिया जाता है, यानी कि आसमान में आपको रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देती है, और वो भी नेचुरल। और वो कैसे निकल रही हैं, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सोलर के जो पार्टिकल्स है, आयन और चार्ज पार्टिकल, वो टकरा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक स्फीयर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक बात है, रेडिएशन जोन भी समझ में आ गया। तो फिर धरती पे ये लाइटनिंग कैसे होती है, तो रंग बिरंगी नहीं होती है, तो व्हाइट कलर की लाइटनिंग होती है, और ये धरती पे और होती कैसे है, ये सवाल रह गया। ये सवाल देखिए, अब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी जो धरती है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर में अलग अलग बादल होते हैं। ये बादल बनते कैसे हैं, ये बादल बनते हैं कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन से कैसे बनेंगे मैम, यानी कि हम देखेंगे कि सरफेस से, ओशन से, जो कि पानी जहाँ पर है वहाँ पर जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, सन जो है वो टेम्परेचर क्या करेगा, ज़्यादा यहाँ पर रेज आएंगे, दिन का समय है, और जब ये 25-26 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर जो पानी है वो क्या करने लगेगा, वेपर की फॉर्म लेना यहाँ पर शुरू कर देगा, क्योंकि 25-26 डिग्री तो आपको दिखाई दे रहा है मैम, पानी तो गैस में जब 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है उसके बाद कन्वर्ट होता है। हाँ, आई गेट दैट, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि कंटिन्यूअस लेवल पे वहां पर 25 से 26 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर बना हुआ है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। लेकिन जो उस जगह पे एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर जब वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो पानी होता है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, और गैस की फॉर्म में वो क्या करता है, हवा के अंदर सम्मिलित हो जाता है। जब वो ऊपर जाता जाता है, क्योंकि अब तो हवा गर्म थी, अब ये गर्म हवाओं में पहले ही बहुत ह्यूमिडिटी थी, नमी थी, जब ये गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी तो हमें पता है कि ऊपर यानी कि अबव अल्टीट्यूड कुछ लेवल पर जाने के बाद एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा होने लगता है। जैसे ही ये हवाएं यहाँ पर गर्म से ठंडी होनी शुरू होंगी, उसी समय पे हम देख पाएंगे कि ये जो हवाएं थी और इसके आसपास ये जो वाटर की गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर थी वो क्या करेगी, ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाएगी। ड्रॉपलेट बनेगी तो अब क्या होगा, साथ में यहाँ पर एरोसेल्स होंगे, एरोसेल्स के साथ में ये कंडेंसेशन करेगी और यहाँ पर बादल का रूप ले लेगी। अब हमने जो बादल देखे हैं ना, ये बादल क्या होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के बादल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मैम यहाँ पर रेन करने वाले तो दो ही बादल है, एक तो होते हैं निम्बस सिरसस एंड दूसरे होते हैं यहाँ पर ऑल्टो निम्बस। तो इनको अब क्या किया जाए, इनको यहाँ पर लाइटनिंग कैसे होती है कि ये बादल के अंदर में हम देखते हैं कि कैसे चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे की तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ थोड़ी हैवी होगी वो क्या रहेगी, डेंसिटी में नीचे आ जाएगी। जब ये चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब जब ये आपस में थोड़ा बहुत टकराएंगे, फ्रिक्वेंसी करेंगे, तो इनके अंदर करंट भी बनेगा, राइट, करंट इनके अंदर बनेगा। ठीक बात है। जब ये करंट, अब ये इतना कई बार इतना पावरफुल हो जाता है कि ग्राउंड पे भी हम पॉजिटिव चार्ज को फील कर पाते हैं। जब ये करंट यहाँ पर हवा में बाहर आएगा तो फिर ये ग्राउंड तक भी आ जाएगा। ये होता है पूरा का पूरा लाइटनिंग का कंसेप्ट कि ग्राउंड तक लाइटनिंग कैसे आती है। कई बार आपने देखा होगा लाइटनिंग हो तो रही है लेकिन ग्राउंड तक नहीं पहुंची है, सरफेस तक नहीं पहुंची अर्थ पे, बल्कि ऊपर ही बादल से बाहर ही बस वहीं पर रहकर कड़क कर रह चुकी है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है हमारी
जो हम अर्थ की बात कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि लाइटनिंग हमने समझ लिया है, लेकिन लाइटनिंग के टाइम पे अर्थ की जो खुद की साउंड है उसमें भी परिवर्तन आता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में हो सकती है, जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बस की बात नहीं है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक रिसीवर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स को यहाँ पर जो ट्रेवल कर रही है एनर्जी के साथ में एटमॉस्फेयर में, उनको एक डिक्लाइनिंग टोन के ऊपर लेकर आता है और उसको हम आराम से समझ पाते हैं। एक पेपर पब्लिश किया गया था जर्नल साइंस एडवांस में 16 अगस्त को, और वहाँ पर जो साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का से, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि अब कई समय से ऐसा समझ में आ रहा है कि एक नए टाइप की विसल हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, जब हम अर्थ के साउंड को देख रहे हैं। सो ये क्या विसल है, क्या साउंड है, वो तो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ जस्ट ये एक तथ्य था जो हमें पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है एम पॉक्स के बारे में, यानी कि मंकी पॉक्स। लगातार मैं आप लोगों को कई दिनों से इसको समझा चुकी हूँ, तो जल्दी से मुझे दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बता दीजिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज ए जूनोटिक वायरल डिजीज बिलोंगिंग टू द पॉक्साविरिडे फैमिली एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। Statement 2 is saying adults are more prone to be affected than children due to increased chance of social contact। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है? जल्दी से आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आपके आसपास में कोई डायरी वगैरह है तो उसमें लिख लीजिए, सो दैट आपको पता चले कि आपका आंसर ठीक था या नहीं था। चलिए आंसर देखते हैं। हम देखेंगे पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। जूनोटिक वायरल क्या होता है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। सो ये तो ठीक है। दूसरी बात करें इसके फैमिली की, तो हाँ ये भी ठीक है। इसी में हम अलग अलग वायरसेस को और देख पाते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जैसे कि यहाँ पर काउ पॉक्स, तो ये भी हमें दिखाई देता है। तो हाँ ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाती है, क्योंकि ये चिल्ड्रंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है, एंड दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है याद रखना है, इम्पोर्टेंस के साथ याद रखना है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पर बनकर आ सकती है। देखिए डिजीज से, वायरसेस से, वायरल से, इन सब से एक सवाल तो आता ही है, क्योंकि जनरल साइंस का ये टॉपिक है। तो इसी वजह से जो भी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा हो उसको आपको क्या करना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखते हुए चलना है आगे। आंसर हम देखेंगे ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम मेंस से रेलिवेंट सारे के सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे ICAR ने क्या किया है। एक ऐसा टूल बनाया है जो कि प्लांट्स के जीनोम को एडिट कर सकता है और काफ़ी स्मॉल कर सकता है। अब ये जीन एडिटिंग क्या होती है, प्लांट्स एडिटिंग क्या होती है, ICAR क्या है, उन्होंने क्या बनाया है, ये सब हमें समझना है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल GS पेपर 3 में। GS पेपर 3 के अंदर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख पाएंगे, और वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम जीन एडिटिंग को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को वहाँ पर पढ़ना होता है। ऑल राइट मैम। अब जीन एडिटिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके नोट्स आज आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर जो मेरा ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएंगे। प्रॉपर स्टैटिक के नोट्स मिलेंगे, आपको कहीं से भी और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे, मेरे द्वारा लिखे गए होंगे, तो अगर आपको वो पढ़ने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा। ईजी रहेगा इसके समझने के बाद में। फिलहाल हम समझते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ को, जो कि है DNA। देखिए DNA की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो हमें पता है कि प्लांट्स में मोस्टली RNA जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जो कि है रिबोन्यूक्लिक एसिड, और ह्यूमंस में DNA ज़्यादा पाया जाता है। वैसे होते दोनों ही हैं, ह्यूमंस में RNA भी होता है, DNA भी होता है, यानी कि डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो बनता है DNA से। नाउ टॉकिंग अबाउट DNA, तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो DNA होता है वो बहुत सारे जीनोम से बनकर
बना होता है। जीनोम क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स हम देख पाएंगे कि ये एक स्ट्रक्चर जो है, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक जीन का निर्माण होता है। अब दो चीजें तो इसमें पहले ही परफेक्ट है, शुगर और जो फॉस्फेट है वो तो हमेशा पहले ही लगा ही होता है। अब जब तीसरा पेयर जुड़ता है, जैसे कि या तो साइटोसाइन हो सकता है, ग्वानानाइन हो सकता है, एंडेनाइन हो सकता है, थाइमाइन हो सकता है, ये चार पेयर है। यही चार पेयर हमारे जीन्स को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हो सकता है यहाँ पर हम देखेंगे इस रेड को, जो कि है थाइमाइन, इसके साथ में येलो, दैट इज एंडेनाइन, तो ये एक जीन बन गया। अब जीन मैम है क्या? ये एक पेयर है डीएनए के अंदर में। इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। जब हम उसको क्लासिफाई करने की या उसको सिक्वेंस करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे हमें समझ में आता है। जब इस एक जीन को आप खोलेंगे तो इसमें हमें आपके जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन हो सकती है कि ये जो इंडिविजुअल है, इसके जो हेयर होंगे वो हमेशा स्ट्रेट रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको नेचुरली स्ट्रेट हेयर होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। किसी के बारे में हो सकता है कि इनका स्किन का कलर क्या होगा, तो ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स में होती है। अब देखिए एक पॉइंट बता देती हूँ कि 99.9% ऑफ द डीएनए जितने भी ह्यूमंस बॉडीज के अंदर में यहाँ पर है, जितने भी ह्यूमंस को आप देख पा रहे हैं, सबका सेम ही है। क्योंकि सभी की वही मसल्स होती हैं, सभी के वही ऑर्गन्स होते हैं, सभी की वही स्किन हमें दिखाई देती है। हाँ, जो 0.1% का फर्क है ना, वो फर्क हमें इन जीन्स में दिखता है। मैम बॉडी के अंदर कितने जीन्स होते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ जीन्स हैं तो आपको क्या लगेगा? यानी कि इतने की आज तक उनकी गिनती नहीं हो पाई। लेकिन एक सेल में कितने जीन होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम देखते हैं हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी होती है। एक सेल में जब हम डीएनए को ढूंढते हैं तो पहले सेल में हमें न्यूक्लियस मिलता है और उसके अंदर हमें डीएनए मिल जाता है। इस डीएनए को जब बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर इस प्रकार से बने हुए पेयर्स के हमें जीन्स मिलेंगे। ऑल राइट, इनको हम बेस पेयर बोलेंगे। और इनको जब हम खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 30,000 टोटल मात्रा में पाए जाते हैं हर ह्यूमन बीइंग के अंदर। एक्सेप्ट अगर किसी का कोई जीन का पेयर नहीं होता है, क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको फिर सिंड्रोम्स होते हैं, अलग अलग सिंड्रोम्स हम देखने को मिलते हैं। तो इवेंचुअली हम देखेंगे कि ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, हमें सेल के अंदर 30,000 जीन दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नज़रिए से, जो कि 2005 में यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब ये करवाया था यूएसए ने, और यूएसए के साथ में मिलकर बहुत सारी ऐसी अदर कंट्रीज थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें अलग अलग कंट्रीज ने यहाँ पर हम देखते हैं कैसे पार्टिसिपेशन तो किया ही, लेकिन साथ में सैंपल भी दिए। इसको कंप्लीट करने में 15 साल का समय लगा, यानी कि इसको पूरे तरीके से निकालने में, और तब हमें पता चला कि ये है। फिलहाल इंडिया भी अपना खुद का एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें हम 10,000 इंडिविजुअल्स के जीन्स जो है और डीएनए जो है उसको आराम से पढ़ रहे हैं, और उसके हमने पहले 1,000 का तो कंप्लीट कर भी लिया है। तो ये हमारा है। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें लगता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन कम थी। ऑल राइट, ये था कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जीन्स है, अभी आपने बोला है कि ट्रिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक सेल है उसमें 30,000 जीन है। लेकिन एक अजीब बात और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रेप्लिका ही तो होते हैं, कॉपी ही तो होते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में केवल 30,000 जीन्स है, बिकॉज हर एक सेल में वही डीएनए होगा और वही जीन्स उसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने, हम देखते हैं कि क्रिस्पर Cas9 नाम की यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी निकाली। अब क्रिस्पर Cas9 क्या है? क्रिस्पर Cas9 को आप जीन एडिटिंग बोल सकते हैं। अब जब आपको जीन समझ में आ गया है ना, तो इसकी एडिटिंग कैसे हो सकती है? अरे आपने कभी वीडियो एडिट किया होगा, फोटो एडिट किया होगा, आपने अपने नोट्स को एडिट किया होगा, तो
ऐसे ही जीन्स को भी आपकी बॉडी के अंदर एडिट किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले आपका ब्लड जो होगा वो बाहर निकाला जाएगा, फिर एक कंप्यूटर के नज़रिए से उसमें उसकी सिक्वेंसिंग होगी सभी के सभी जीन्स की, हमें समझ में आएगा ये जीन नंबर 1 है, ये जीन नंबर 2 है, ये जीन नंबर 3 4 5। फिर हम देखेंगे कि इनमें इंफॉर्मेशन दी क्या गई है। बेसिकली ये क्या है, आप इसको एक पेपर की तरह इमेजिन कीजिए, एक डायरी के पन्ने की तरह। एक ऐसी डायरी है जिसके अंदर 30,000 पेज है और 30 के 30,000 पेजेस के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अब एक पेज के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जेनेटिकली आपको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपको ये ना हो, आपने अपना ये क्लासिफिकेशन करवाया और आपको समझ में आया कि जीन नंबर जो 21,000 है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स के थ्रू से आई हुई है। ऑल राइट, आपने बोला कि कल को मुझे कैंसर हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट, लेकिन अभी नहीं है, तो मैं क्यों इतना खर्चा करवा के यहाँ पर कैंसर के लिए वेट करूँ। एक काम कीजिए ना, आप उस जीन को बदल दीजिए या उसको हटा दीजिए, तो कल को तो मुझे फिर कैंसर नहीं होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने तो टेक्नोलॉजी बना ली है CRISPR-Cas9, हम इसको एक कैंची की तरह इस्तेमाल करेंगे और आपका जो ये जीन नंबर था इसको हम बाहर निकाल देंगे, काट देंगे और इसकी जगह पर कोई न्यू या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो डाल देंगे। तो क्योंकि ये अब क्या करेगा, रेप्लिका करेगा अपने आप का, जो नए सेल बनेंगे। अब जो पुराने सेल थे वो तो एक सेल 120 दिनों के लिए ही जिंदा रहता है बॉडी में, अब वो सेल तो क्योंकि खत्म हो जाएंगे एक सेल से बदलने के बाद में, और ये सेल जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो सभी के सभी जो नए सेल्स होंगे उसमें ये बदला गया होगा। ये है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये बहुत ही छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे जाके करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने बॉडी के जो सेल होते हैं उनको देख नहीं सकते हो नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, राइट। उनके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल चाहिए। और सोचिए उस सेल के अंदर भी एक एक जीन को समझना कितना मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जो ब्लड, आपको एक ड्रॉप ऑफ ब्लड दिखाई देती है ना, उसमें भी हमें नहीं पता कि कितने हजार सेल्स यहाँ पर होते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि ये तो ठीक है, बहुत मुश्किल काम भी है, और ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू में यहाँ पर प्रोटीन की तरफ से इसको चेंज भी किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमें ये भी समझ में आ गया है। लेकिन जब हम प्लांट्स में इसको चेंज करना चाहते हैं, जब हम प्लांट्स में यहाँ पर उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब ये थोड़ा सा बड़ा रह जाता है, क्योंकि प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो और भी ज़्यादा छोटे हैं। उसी के लिए क्या किया गया है, एक नए तरीके का, इसी से प्रभावित होकर एक नई तरीके की हमने क्या बनाई है, जीन एडिटिंग टूल बना लिया है। अब इसका क्या नाम है, इसको हम समझेंगे कि ये जो हमने टूल बनाया है ये बनाया है ICAR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। प्लस इसमें और भी इंडल्ज थे, जैसे कि यहाँ पर हम देख पाएंगे नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कटक, मिर्जा बेग जो कि पेनिनसुला स्टेट यूनिवर्सिटी USA की तरफ से थे, और उन्होंने जो ये टूल बनाया है उसको यहाँ पर रिसर्च पेपर बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में लिखा है। टूल का क्या नाम है मैम, जल्दी से बता दीजिए, हम तो इसको नोट कर लेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड, आपको नोट करना भी चाहिए। हम देखते हैं कि ये जो नया टूल बना है या नया जो तरीका बना है इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है TNPB। तो TNPB जो है, मैं इधर रख देती हूँ, TNPB, ये अब हम देखेंगे कि ये किस में यूज़ किया जाएगा, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट्स को जब यहाँ पर उनकी जीन एडिटिंग करनी है, जब हम यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि उनके जीन में ऐसा बदलाव करें कि जो एक प्रकार का वायरस या कोई पेस्टिसाइड उनको खाता है वो उनको खाना बंद कर दे, वो उनसे रिप्लिटेंट होना शुरू हो जाए, तो ये हो गई है नई टेक्नोलॉजी। अब CRISPR को समझने के लिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो जीन होता है, DNA होता है, DNA की ये बेस पेयर्स आपस में है। हम क्या करते हैं, गाइड RNA को लेकर साथ में चलते हैं, Cas9 की तरफ से इतना जो पेयर होता है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 3 पेयर हमने हटा दिए। अब इन 3 पेयर को या तो हम बिल्कुल हटाएंगे, डिलीटेड जीन हो गया, और इनकी जगह पर जो नए पेयर हमने बनाने थे उनको हम रख देते हैं। तो ये सेम वही चीज़ हो जाता है कि आपकी एक डायरी के अंदर 30,000 पेज है, आपने उसमें से 3 पेजेस को हटाया और उनकी जगह पर सेम अलग 3 पेजेस को रख दिया, लेकिन अब उन 3 पेजेस में इंफॉर्मेशन जो है वो अलग है, वो सेम नहीं है जैसी पहले 3 पेजेस में थी। तो ये होती है आपकी CRISPR टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटर की और बात कर रहे हैं सेंसस की। सेंसस क्या होती है? जनगणना। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी काउंटिंग की जा रही है। अब सेंटर कह रहे हैं कि हम कास्ट को भी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करना शुरू कर देंगे। हमारी जो जनगणना है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1972 में करवाई गई थी, जो कि अनऑफिशियल रूप से करवाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1981 के अंदर एक फिर से यहाँ पर जनगणना हुई और उसको ऑफिशियल माना गया, और उसके हर 10 साल बाद से फिर यहाँ पर हमें जनगणना होती हुई दिखाई दी। इसी प्रकार से अब 2011 में हमारी लास्ट जो सेंसस थी वो हुई थी। लेकिन मैम 2021 भी तो गया है। हाँ, 2021 भी आया था, लेकिन 2021 की जो सेंसस थी उसको डिले कर दिया गया था क्योंकि रीजन बताया जा रहा था कोविड का। सेंसस अभी तक नहीं हुई है, 3-4 साल जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंसस करवाइए, क्योंकि सेंसस पे ही डिपेंड होता है कि डीलिमिटेशन कैसे होगा, किस एमएलए को, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, कौन सी जगह से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीटें बढ़ेंगी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीटें घटेंगी, ये सब डिसाइड करता है सेंसस। सॉरी गाइस, चलिए अब हम देखते हैं कि देखिए 2011 से 2021 में जब ये नहीं होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैम सेंसस तो और कहीं पे भी तो काम आती होगी ना? हाँ बिल्कुल, सेंसस तो और जगह पर भी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और चलिए फिर भी कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, वीडियो ख़त्म करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि सेंसस जो है, हम बात कर रहे थे सेंसस की, और जो सेंसस है वो नहीं हुई है। अब ये कह रहे हैं कि आज से पहले कभी भी कास्ट जो थी उसके ऊपर सेंसस नहीं की जाती थी। फैमिली में कितने परिवार के लोग हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है लोगों की, ये सब हमेशा से गिना जाता था। लेकिन ये नहीं काउंट किया जाता था कि यहाँ पर आपकी कास्ट क्या है। हालांकि अनऑफिशियल डाटा में कभी बहुत पहले 1972 में ये किया गया था, उसके बाद नहीं किया गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कह रही है कि आपको कास्ट जो है उसको भी काउंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बिहार इज द वन ऑफ द स्टेट जो कि सबसे पहले कास्ट की जो सेंसस है वो करवाती है, और क्योंकि सेंसस जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर रखी गई है, और जो यूनियन सेंसस है वो जो सेंटर पूरे की पूरी इंडिया की करवाएगा वो अपना यूनियन अलग से करवाता है। तो बिहार ने कास्ट सेंसस किया भी और उसका डाटा पब्लिश भी किया। अब सेंटर पहले तो इसके खिलाफ था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम भी इसके बारे में सोचेंगे और करने की सोच रहे हैं। लेकिन इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है कि कोई इसके खिलाफ भी हो रहा है और कोई इसको करने की सोच भी रहा है। हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे कि कास्ट सेंसस होगा तो क्या फायदा होगा, और यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो देखिए, कास्ट से अगर हम सेंसस में इंक्लूड करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कितने नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा पुअर है, कौन सी कास्ट पॉवर्टी से जुड़ी हुई है, कौन सी कास्ट में यहाँ पर ज़्यादा वनरेबल लोग हैं, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन की, वैसा कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो कास्ट के बेसिस पे लोगों तक सोशल सिक्योरिटी पहुंचाना आसान हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी, दूसरी बात हम देख पाएंगे कि जब हमें डाटा मिलेगा कास्ट रिलेटेड, तो क्योंकि कास्टिज्म, जातिवाद तो आज भी इंडिया में प्रेवलेंट कर रहा है, खत्म तो नहीं हुआ है, तो हम ज़्यादा अच्छी सोशल स्कीम्स जो है उनको बना पाएंगे। राइट तो ये सोशल स्कीम्स होंगी जो कि उनको काउंटर करेंगी।
तीसरी चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो यहाँ पर जो सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं वो भी हम ज़्यादा मायनों में यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाएंगे, तो ये सारे फायदे होंगे। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में यहाँ पर समझ में आता है कि पॉलिटिशियन जो है वो शायद इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें एज अ वोट बैंक की तरह। अब उनको पता होगा कि किस एरिया में कौन सी कास्ट की कितनी ज़्यादा वोटिंग है, तो वो और ज़्यादा कास्टिज्म जो है इससे फैला सकते हैं। दूसरा, जब कास्ट सेंसस होगी तो कास्ट को डिनाई करना कि हम तो उसको वैल्यू देते ही नहीं है, लेकिन उसको वैल्यू देने से, इंस्टीट्यूशनलाइज करने से ये जो कास्ट है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। तो कास्टिज्म जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर सोसाइटी में घुल सकता है। ये भी एक फैक्ट आ रहा है जो कि समझ में आ रहा है, जो कि इसके नेगेटिव पॉइंट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। और थर्ड, हम देखेंगे कि कास्ट की वजह से यहाँ पर जब लोगों के सामने पूरा डाटा होगा, ऑफिशियल डाटा, तो डिस्क्रिमिनेशन भी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल सकता है, खास करके आसपास के जो समुदाय होते हैं उनके द्वारा। हेंस देखिए, बात यही है कि क्या कास्ट सेंसस अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख लिए, आर्टिकल में इतना नहीं बताया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अस, देखिए ये तो गवर्नमेंट का पूरा फैसला होगा, वो कास्ट सेंसस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसी से मिलता जुलता एक और सेंसस है जो इंडिया में किया जाता है। क्या किया जाता है, हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को, जो कि 2011 में भी किया गया था, क्योंकि ये जो हमारी नेशनल सेंसस होती है उसमें इंक्लूडेड नहीं था, इसी वजह से मैंने बोला कि ऐसा कोई भी सेंसस पहले नहीं किया गया। अब इसमें इसको जानबूझ के किया जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि ये तो मिस्टेक एंड इनएक्यूरेसी से भरा हुआ था। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी पहले जब 1990s में ये कास्ट सर्वे हुआ था तो हम देखते हैं कि इंडिया में 4000 अप्रोक्सीमेटली कास्ट देखने को मिली, और सडनली 2011 में ये 40 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गई, 46 लाख। तो 46 लाख, ये तो कोई मतलब एकदम से इतना कैसे कास्ट जो है वो बढ़ सकती है इंडिया में। तो इसी वजह से इनएक्यूरेसीज इसमें दिखाई दी। दूसरी बात हमें समझ में आता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनको यहाँ पर एनुमरेट किया जाता है। अब कास्ट वाइज काउंट ऑफ पॉपुलेशन की तरफ यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं। सो आई गेस मुझे ये लगता है कि इसका एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि ये जो है ये स्टेट लेवल पर ही छोड़ दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके आया जाए, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इनको क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, और उस समय पर जाकर आप और ज़्यादा जो स्कीम्स हैं उसी लेवल पर जाकर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कर सकते हैं। एनीवे, हमने इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देख लिए हैं। तो हाँ, जितना हो सकता है उतना हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव चीज़ों को मिनिमाइज किया जाए। जैसे कि पॉलिटिशियंस को यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो है उनको इस बात का पूरा फोकस करना चाहिए कि ये काम या तो ना हो या मिनिमम लेवल पे हो। दूसरी चीज, कास्टिज्म को तो हम वैसे भी नहीं रोक पाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें की, तो इसी की अल्टरनेट एक ये भी बात है कि जब आप कहीं पे रहते हो तो आपको पहले ही पता होता है आसपास में कौन इंसान कहाँ से है। अगर अर्बन एरियाज को छोड़ दे, रूरल एरियाज में जाए, तो ये सारी चीज़ें फिर भी नेगेटिव की हमें कम लग रही हैं और पॉजिटिव जो है वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो यस, ये जो है हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हम देखते हैं कि कैसे मैंने कल आप लोगों को पोलैंड के साथ हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सब समझाए, राइट। कल हमने मलेशिया के साथ रिलेशंस देखे, जापान के साथ रिलेशंस देखे। आज जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल जो हुआ था, क्योंकि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन के लिए जा चुके हैं, और पोलैंड में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो मित्रता है उसको और ज़्यादा गहरी करने की कोशिश की है। इनको रिसीव करने के लिए डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आए थे। हम देखते हैं इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, उसके ऊपर लिखा था। तो दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि मैं आप लोगों को ये जो है इसको पढ़कर थोड़ा सा सुनाऊं। इन्होंने लिखा कि इट इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्लोरियस मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ पॉलिश मिलिट्री, यानी कि पोलैंड का जो मिलिट्री की एक फाइट हुई थी उसमें इन्होंने वहाँ पर जाकर रिस्पेक्ट दिया और उसकी प्रशंसा भी की। और ये कहते हैं कि मेरी जो विजिट थी, माई विजिट टू पोलैंड कम्स एज वी मार्क 70 ईयर्स ऑफ आवर डिप्लोमेटिक रिलेशन। पोलैंड इज़ ए की इकोनॉमिक पार्टनर इन सेंट्रल यूरोप। तो ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो आप लोग भी अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है आर्टिकल में, इम्पोर्ट वीकन्स इंडियन फार्मा। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 4-5 इसमें पॉइंट निकलेंगे और हम उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कैसे जो हमारा इंडियन फार्मा सेक्टर है, जो कि काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी ज़्यादा नोन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो लगातार वीक होता जा रहा है, और उसमें भी इम्पोर्ट्स की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए समझते हैं। ये कहते हैं कि कैसे अफोर्डेबिलिटी जो है, यानी कि चीज़ों को, मेडिसिन को आप अफोर्ड कर सके, खरीद सके, वो एक असेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है जब हम हेल्थ केयर के कॉस्ट के ऊपर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम देखते हैं यहाँ पर जो कि फैमिली हेल्थ सर्वे है, तो हमें समझ में आता है कि जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है ना, कोई भी इंसान जो खर्च करता है, वो 47.1% टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर उनकी जेब से ही करता है, अपने आप से ही करता है। तो टोटल जितना खर्चा है उसका 47.1%, इट्स इज ह्यूज कि इतना खर्च हमें हेल्थ के ऊपर करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हॉस्पिटल के बेड महंगे होते हैं, और मोस्टली यहाँ पर बात की जा रही है मेडिकेशन की। तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी पड़ रही हैं। अब इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल में करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 2 काम किए। पहला काम क्या किया यूनियन गवर्नमेंट ने? उन्होंने जो कुछ दवाइयाँ थी, जैसे कि कैंसर की 3 दवाइयाँ, उनके ऊपर 10 से 12% की ड्यूटी लगती थी, और जो वो हम आयात करवाते थे दूसरे देशों से, उसको हटा दिया, सो दैट वो क्या हो सके, थोड़ी सी कम हो सके, थोड़ी सी चीप हो सके। दूसरा काम हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने 120 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको ग्लोबल टेंडर्स को यहाँ पर टेंडर दे दिया है कि वो इंडिया में उनकी सप्लाई करें। और क्योंकि इंडिया में अब उनकी सप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा सस्ता करके ही यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। इससे ये बात तो ठीक है कि प्राइस जो है मेडिसिन का वो कम हो जाएगा, लेकिन इससे जो डोमेस्टिक मार्केट है फार्मा की, वो क्या हो रही है, वो वीक हो रही है, कमजोर हो गया। उसके पीछे क्या क्या कारण है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये कारण है कि हम देखते हैं जो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, इसको करने की वजह से हम देख पाते हैं कि कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जो मोनोपोली अपनी जो है वो कर लेती थी दवाइयों के ऊपर में। अब ये जो बाहर से दवाइयाँ आएंगी, तो ये इनका लेवल लगभग ठीक होगा, बराबर होगा। इंडिया में जो मोनोपोली होती थी वो भी क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ये बात तो ठीक है, लेकिन इनके आने की वजह से जो डोमेस्टिक दवाइयाँ बन रही थी, अगर उनको धक्का लगता है, अगर उनको लोग कम खरीदते हैं, तो क्या होगा कि ये दवाइयाँ कम बिकने यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, और डोमेस्टिक जो पैसा था वो बाहर जाएगा। दूसरा कहते हैं कि 2024 से 25 तक यूनियन बजट ने यहाँ पर 10 से जो 12% कस्टम ड्यूटी हटाने की कोशिश की थी, वो क्या की गई है, उससे फायदा तो है, कैंसर की जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई, और ये बहुत ही अच्छा फैसला था, ऐसा करना भी चाहिए था। लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पर जो पेटेंट लॉ है, इंडिया का जो पेटेंट लॉ है, पेटेंट क्या होता है कि आपने कोई आविष्कार किया है और अब वो आपके नाम पर रजिस्टर हो गया है। तो इंडिया के जो पेटेंट लॉ है और नई मेडिसिन जब उसमें बनाई जाती हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पेटेंट लॉ जब आप करवाने जाएंगे, तो इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी ये बात मेंशन है कि अगर आपने उसको अफोर्डेबल तरीके से लोगों तक यहाँ पर एक्सेस नहीं करवाया, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबल नहीं रखी, तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी इस दवाई को किसी कंपनी को दे सकते हैं। जब ये कंपनी लाइसेंस किसी कंपनी को दे देंगे, तो वो कंपनी उनको सस्ता कर देंगी। एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक दवाई जो कि लगभग 40 लाख रुपए पर यहाँ पर कॉस्ट में बिक रही थी, उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पेटेंट एक्ट के तहत पर कंपनी लाइसेंस दिया भी गया। लेकिन ये बहुत कम कंपनियों को दिया गया है आज तक, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि इंपोर्ट और भी ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें भी इंपोर्ट ज़्यादा करवाया जा रहा है बाहर से। फोर्थ, हमारी जो
दवाइयाँ होती हैं वो बाहर कम जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में एनिमल ट्रायल्स अभी भी करने को बार बार बोले जाते हैं। और जब हम एनिमल ट्रायल्स की बात करें तो ये क्या है, आज के समय पे जहाँ पर और बहुत ही स्ट्रिंजेंट यहाँ पर एक्शंस हैं, कानून है, सख्त कानून है, उन कंट्रीज में भी एनिमल ट्रायल्स अब नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी करवा रहा है। तो इंडिया फिर भी करवाता है। दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का है वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इससे एक तो दवाई को जो प्रोसेस है पेटेंट मिलने का या सर्टिफिकेट मिलने का वो बहुत लंबा हो जाता है। दूसरी बात, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जा पाते हो क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो मैच नहीं कर पाता है। स्टैंडर्ड भी क्या, जो आपने उसको सर्टिफिकेट देने के स्टैंडर्ड को फॉलो किया था। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही है जिनकी वजह से इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो ओवरऑल यहाँ पर डेवलप कर रहा है, लेकिन स्टिल कमजोर होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। और इन सभी चीज़ों पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनको क्या करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है वेर 8 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन 3 ईयर्स। देखिए ये जो आर्टिकल है ना, इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं और इसी वजह से मैं आप लोगों को इसके थ्रू कुछ और भी समझाना चाहती हूँ। तो हम एक बार इस आर्टिकल को समझेंगे। ये आर्टिकल जो दिया गया है ये इकोनॉमी से हमें समझ में आता है और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहाँ पर बात कर रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमें जीएस पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सोशल जस्टिस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 में, वेरी राइट। तो ये सब हम देखेंगे, इसी वजह से इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कमेंट किया था कि यहाँ पर 3 सालों में 8 करोड़ जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब ये जो कमेंट किया गया था ये किया गया था आरबीआई की रिपोर्ट के ऊपर। आरबीआई की रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं यहाँ पर कि आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि यहाँ पर 8 करोड़ न्यू जॉब्स के बारे में बता रही है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ से है और क्या बात करती है, ये रिपोर्ट हमें समझ में आता है आरबीआई के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था जो कि था क्लेम्स इनिशिएटिव। ये क्लेम्स इनिशिएटिव जो है ये हम देख पाते हैं, इसका मतलब ही होता है के का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं जो कि होता है कैपिटल, एल का मतलब होता है लेबर, ई का मतलब होता है एनर्जी, एम का मतलब होता है मटेरियल। इसके अकॉर्डिंगली जो 8 करोड़ जॉब्स बनी है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है ये खुद से अपना डाटा नहीं निकालती। ये जो रिपोर्ट है ये अलग अलग जगह से अलग अलग डाटा लेती है, जैसे कि लेबर पीरियोडिक फोर्स पार्टिसिपेशन से, फैमिली हेल्थ सर्वे से, ये स्टेटिस्टिकल सर्वे जो ऑफिस है यहाँ पर नेशनल एसएसओ, तो इन सब से इसने डाटा लिया। दूसरी बात, 2011 में जो आंकड़े थे वो आंकड़े एक्चुअली के अंदर में, उसके बाद तो सेंसस नहीं हुई है, तो इन्होंने हर साल का कैसे निकाल लिया। इन्होंने क्या किया कि जितनी ग्रोथ यहाँ पर 1991 से लेकर 2001 में हुई थी और फिर 2001 से लेकर 2011 में हुई थी, उसी तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, उसी तरीके से इन्होंने 2011 से लेकर जितनी 2021 तक हुई होगी उनको यहाँ पर एवरेज मानकर उसी तरीके से नई, जो कि अभी तक हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है लेकिन उनको निकाल लिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब ये जॉब क्रिएशन की बात करें, सबसे पहली बात तो गड़बड़ यहाँ पर ये हो जाती है कि पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं वो अनुमानित किए गए हैं। दूसरी गड़बड़ ये हो जाती है कि मोस्टली क्योंकि जॉब्स में यहाँ पर हम देख पाते हैं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो वुमन का बढ़ा है, और वो भी जो बढ़ा है वो भी कहाँ बढ़ा है, वो भी बढ़ा है एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख पाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वो हैं तो उसमें जॉब्स तो कोई क्रिएट नहीं हो पाई हैं, और वो भी उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कोई भी जो पेड मनी है उसके लिए नहीं मिलती है, कोई पेड नहीं, अपने घर का काम क्या कर रही है, वो कर रही है अपने खेतों में या किसी और जगह पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर भी। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब यहाँ से आपको सीखना ये है कि कैसे कई बार जब कोई सर्वे किए जाते हैं, आंकड़े सामने लाए जाते हैं, तो उनमें इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं और इसी वजह से हर कुछ जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर यकीन करना नहीं चाहिए। पहले अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, एक बार उसके सारे पहलुओं को जांच लीजिए और उसी के बाद किसी चीज़ पे, किसी तथ्य पे यहाँ पर यकीन करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है मुद्दा स्कैम के बारे में। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर जो कर्नाटका के सीएम है उनके ऊपर वहीं के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्या कर दिया है, सेक्शन लगाकर बोला है कि ठीक है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और क्यों? क्योंकि इनका करप्शन में नाम आया था।
अब करप्शन में नाम आया था तो वो करप्शन क्या था, और अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ जो कर्नाटका, उन्होंने इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसको अभी के लिए स्टे कर दिया है। सबसे पहले मुद्दा, मुद्दा का क्या मतलब यहाँ पर हो जाता है। मुद्दा को हम देख पाते हैं, ये है मैसूरू लैंड का जब यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये सारा का सारा जो स्कैम है, स्कैम से रिलेटेड आ गया तो करप्शन आ गया, करप्शन आ गया तो जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 दोनों में हम इसको पढ़ेंगे, करप्शन को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि जब हम यहाँ पर एंटी करप्शन लॉ और एक्ट को पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पीसीए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को माना गया है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी एक पब्लिक ऑफिसर्स ही होते हैं, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही उनको रखा जाता है। तो अगर वो यहाँ पर कोई भी जो करप्शन है वो करते हुए पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसकी धाराएं लागू होंगी, ये बात भी सही है। ऑल्दो हमने लोकपाल्स एंड लोकायुक्तास जो है वो भी बनाए हुए हैं, और लोकपाल्स का तो काम ही होता है कि करप्शन जो है पॉलिटिशियंस में उनको, उनके ऊपर नजर रखना और उनको रोकना। करप्शन क्या है, करप्शन अगर हम आते हैं तो देखते हैं पूरा मुद्दा है लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड। अगर मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी समझाऊं तो हमें समझ में आता है कि ये जो मुद्दा स्कीम है, यानी कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा किसी भी लैंड को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है या फिर जब्त किया जा सकता है। अभी जब ऐसा करेंगे तो क्या आपकी जमीन जब ऐसे जाएगी तो आप जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि कानून बनाया हुआ है कि किसी प्रॉपर्टी की कीमत अगर, या लैंड की कीमत 1 लाख है तो आप उससे 3 गुना ज्यादा उसको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो 3 लाख आप उसको देंगे तो 3 टाइम्स आपको देना होता है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि 2001 में इनके जो ब्रदर इन लॉ है वो किसी लैंड को खरीद लेते हैं, और फिर 2014 में वो क्या करते हैं, अपनी सिस्टर को, 2010 में उन्होंने लैंड खरीदा, 2014 में उन्होंने उसको अपनी बहन को दे दिया जो कि इनकी वाइफ है, और उन्होंने 2014 में ही हम देते हैं वो लैंड जो है वो मुद्दा के अंदर यहाँ पर चला जाता है। और वो जो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी लगभग 8 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 14 उन्होंने क्या बनाए हुए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए थे। वो अब 55 करोड़ जो है, 55.8 करोड़ वो इनकी वाइफ को दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर अपील जा चुकी है कि इन्होंने जानबूझकर जो लैंड खरीदा था वो लैंड खरीदा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वो यहाँ पर एक एससी से खरीदा गया था जिन्होंने ऑक्शन में कभी 100 रुपए में उस जमीन को खरीदा था, और फिर 2010 में वो 5.41 लाख के अंदर यहाँ पर बेचा गया था, और उसके बाद में ये लैंड उनसे जानबूझकर खरीदा गया था इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए। पता नहीं ये ठीक है, पता नहीं ये गलत है, आप देखेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया जो है वो आती है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात कर रहा है जस्टिस हेमा कमेटी। अब ये देखिए, कमेटी जो होती है ना, ये आपको मेंस में बहुत काम आती है। हाँ, प्रीलिम्स में इसमें से कोई खास सवाल आते नहीं हैं, लेकिन मेंस में हम देख पाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जीएस पेपर 2 में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि एक तो यहाँ पर हम जो कमेटी है उसके बारे में देखेंगे, और दूसरा यहाँ पर मोस्टली बात हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। लेकिन कहाँ पर बात हो रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट की? सेक्सुअल हरेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कमेटी जो बनाई गई है, ये कमेटी बनाई गई थी मलयालम जो मूवी इंडस्ट्री है, सिनेमा है, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इस फरवरी 17 2017 में एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस थी जिनको अबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया, फिर उनको सेक्सुअली असोल्ट किया गया एक कार के अंदर, और ग्रुप ऑफ मैन जो थे उन्होंने इस काम को किया। अब जो आदमी उस कार में थे उसको माना जा रहा है कि वो यहाँ पर इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। ये जब बाहर आई सामने घटना, तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाएगी जो कि वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव था, उसकी हेड बनाया गया जस्टिस हेमा को। अब जस्टिस हेमा जो थी वो क्या थी, वो एक रिटायर्ड जज थी। अब उन्होंने यहाँ पर 233 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है इसके ऊपर कमेटी की, वो सबमिट करवा दी थी 2019 में। लेकिन आफ्टर 5 ईयर, 5 साल हो चुके हैं, अभी तक इस रिपोर्ट को क्या है, पब्लिश नहीं किया गया। पब्लिश ना किए जाने के पीछे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए कि बहुत सारे ऐसे लोग
हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम बाहर आए, तो राइट टू प्राइवेसी के तहत पर हम इसको ऑफिशियली जो पब्लिक लेवल पे पब्लिश नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्या क्या है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर जो रिकमेंडेशन थी, सुझाव था, वो दिया गया है। सुझाव में हम देखते हैं सबसे पहले को, जो कि कहता है, रिपोर्ट बताती है कि देखिए जो कल्चर है सेक्सुअल हरेसमेंट का, वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पाया जाता है और यहाँ पर कास्टिंग काउच जैसी जो प्रैक्टिसेस है वो भी हो जाती है। अब कास्टिंग काउच क्या होता है, जब एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो कि जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास ताकत भी है कि वो किसी वुमन को, एक्ट्रेस को यहाँ पर मूवी दिलवा सकते हैं, तो वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है मेरे साथ में सेक्सुअली रिश्ते बनाइए और उसके बाद में मैं आपको ये जो चीज़ है वो ऑफ़र करूँगा। तो ये कास्टिंग आउट होता है, कोई मूवी ऑफ़र करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये बहुत प्रिवलेंट है, चल रहा है लगातार। डिमांड्स जो होती हैं सेक्सुअल फेवर्स की वुमन से वो मांगी जाती हैं। वर्क प्लेस के ऊपर उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं उनके जो साथी को एक्टर्स वगैरह है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। दूसरा हम देखेंगे, कह रहे हैं कि एक फियर है, लगातार एक डर बना रहता है सेक्सुअल हरेसमेंट का। और हिमाचल अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि कैसे बहुत सारी ऐसी वुमन जिनको एग्जामिन किया गया कमेटी के द्वारा, वो अभी भी डर रही थी कि अगर उनका नाम बाहर आ जाता है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो सच्चाई बताई है, तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल पब्लिक ऑफिसर्स होंगे, यहाँ पर पर्सन होंगे, नॉट ऑफिसर्स, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होंगे जिनके पास में पावर है, वो उनको इस इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। तो ये डर हमें लगातार एक देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर समझ में आया कि ऑल मेल माफिया ज़्यादा है, यानी कि वो लोग शूट्स जब भी करते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, तो उनके पास पावर है और कोई वुमन या मैन जो है वो उनकी जो उन्होंने ऑफर किया उसको डिनाई करने की हिम्मत यहाँ पर नहीं रखते हैं, तो ऑल मैन पावर है। फोर्थ पॉइंट में हम देखें, मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री तो है और यहाँ पर लैक ऑफ टॉयलेट्स तक नहीं मिल पाते हैं, तो जो सिंपल बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जो सुविधाएं एक औरत को मिलनी चाहिए, चेंजिंग रूम वगैरह, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जेंडर पैरिटी की बहुत कमी है, बराबरी नहीं है। सेम काम एक फीमेल कर रही है एक्ट्रेस, सेम ही लेवल का काम एक मेल करते हैं, लेकिन उनको जो पेमेंट है वो फीमेल को बहुत कम मिलती है। कई बार तो 50% तक भी जो पेमेंट है वो नहीं दी जाती है। तो जेंडर इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जब हम रेम्यूनरेशंस की बात करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, वाई मलेशिया चेंज्ड टेक ऑन इट्स ओरेंगुटान डिप्लोमेसी। ओरेंगुटान्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो है वो जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीएस पेपर 3 में भी एनवायरनमेंट में हम इसको पढ़ेंगे। मलेशिया के जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर मलेशिया में सेकंड लार्जेस्ट ओरेंगुटान मिलता है और हम जिन जिन कंट्रियाँ जो जो हमसे पाम ऑयल लेती है ना, उनको ओरेंगुटान को गिफ्ट करेंगे। बाद में जब बहुत सारे एक्टिविस्ट ने यहाँ पर इसके विरोध में जो प्रदर्शन है वो किया और दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया, तो उसके बाद में उन्होंने जो स्टेटमेंट थी वो वापस ले लिया। वो कह रहे थे कि हम तो चाइना से जो पांडा डिप्लोमेसी थी ना, कि चाइना भी ऐसे ही जो वहाँ पर पांडाज होते हैं उनको क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, वही करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमसे भी जो और कंट्रीज़ है उनके रिश्ते भी अच्छे हो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो और वो हमसे पाम ऑयल जो है वो और ज़्यादा खरीदे। ये यहाँ पर किया गया है, ये इतना ही है। फिलहाल हमें समझना है ओरेंगुटान को। ओरन एंड गुटान जो है ये मलय वर्ड है जिनका मतलब होता है पर्सन एंड फॉरेस्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि जंगल में रहता है। तो ये ओरेंगुटान इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जैसे सिमिलर हमें लगते हैं, इसी वजह से इनका जो डीएनए भी है वो भी काफ़ी सिमिलर है, इसी वजह से इनको बोला जाता है। इनकी एज जो होती है, अगर ये वाइल्ड में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, तो लगभग 50 साल तक इनकी एज रहती है। मेल जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90 किलो के आसपास होती है, फीमेल 30 से 50 केजी के बीच में मिलती है। इनके आर्म्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी लंबे भी होते हैं, 2-2 मीटर के इनके आर्म्स हैं और ये आराम से अपने 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो बाईपेडल हम इनको बोल सकते हैं कि आराम से ये 2 पैरों पे भी चल सकते हैं। ये अलग अलग जो टहनियाँ होती हैं उनसे क्या करते हैं, छलांग लगाकर इधर उधर स्विमिंग करते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। डाइट में यानी ये खाते क्या है, 60% ये फूड ही खाते हैं, जैसे कि फिक्स वगैरह आ गया। इसके अलावा ये पत्ती वगैरह इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं, ओकेजनली अंडों को भी खा लेते हैं।
और पानी के रूप में ये जो हाइड्रेशन है वो फ्रूट से लेते हैं या फिर ट्री होल से पीते हैं। ये 400 डिफरेंट फूड टाइप्स जो है उनको कंज्यूम कर सकते हैं। इनके जो लेग होते हैं वो हुक लाइक लेग्स हमें दिखाई देंगे, हैंड्स एंड फीट्स, जो कि ग्रेस्पिंग के लिए बने हुए हैं, यानी कि ये पैरों से भी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फीमेल जो होती हैं वो 10 से 15 जो एज की होंगी तभी अपने पहले बच्चों को जन्म देती हैं यहाँ पर, और हर 5 से 10 साल के बीच में ये रिप्रोड्यूस करती हैं। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो 7 से 11 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप कितना ज़्यादा जो सिमिलरिटीज़ है ह्यूमंस के साथ में वो देख पाएंगे। लो रिप्रोडक्शन रेट है, ये बात तो सही है कि एक बच्चा देने के बाद में 5 से 10 साल के बाद में दोबारा प्रेग्नेंट हो रही हैं। इसी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम है और वनरेबल है, और ये रिकवर जब हम इनको करना चाहते हैं तो काफ़ी स्लोली ये रिकवर हो रहे हैं। टिपिकली ऑरंगुटन्स जो होते हैं वो एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, या कभी कभी रेयरली ट्विंस भी जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर विद द ह्यूमंस। हैबिटेट की बात करें, यानी ये रहते कहाँ हैं, तो हम देखेंगे रेन फॉरेस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे कि ब्रुनॉय या सुमात्रा, वहाँ पर ये ज़्यादा पाएंगे। हाईली अबॉरिजिनल लोग हैं, जैसे कि मैमल्स वगैरह हम देखेंगे, अर्बोरियल, इनको फॉरेस्ट फ्लोर पे या कैनोपी पे रहना ज़्यादा पसंद होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेस्ट में रहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेस्ट क्या होते हैं मैम, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो पहली बार बने हैं, जैसे आपने फॉरेस्ट सक्सेशन जो है वो सुना होगा कि कैसे पहले यहाँ पर मैदान घास वगैरह आते हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट बनते हैं, धीरे धीरे उनमें फिर आग लग जाती है, फिर वो दोबारा से फॉरेस्ट बनते हैं बीजों की वजह से। तो ऐसे सक्सेशन होता रहता है। ऑल्दो ये जो है ये 1500 मीटर अबव सी लेवल से रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोलैंड एरिया के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, रिवर वैलीज वगैरह में, या फूड प्लेन वगैरह के अंदर में। बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर पे बहुत सारे प्रश्न में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि बिहेवियर में ओरंगुटान जो होते हैं 2 मेल टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि एक तो होते हैं फ्लैंक्ड, जिनको हम उनका जो थ्रोट वगैरह होगा वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होगा। दूसरे होंगे अनफ्लैंक्ड, जो कि फीमेल से यहाँ पर रिजेंबल करते हैं। अनफ्लैंक्ड मेल्स जो होते हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्लैंक्ड मेल्स के अंदर में। ये अपने लिए रात को सोने के लिए स्लीपिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यानी कि एक नेस्ट, एक घोंसला टाइप बनाते हैं, या फिर अपना बेड तैयार करते हैं और उसी के ऊपर रात को सोते हैं। ग्राउंड पे ये बहुत स्लो स्लो मूव करते हैं, खासकर पाम्स वगैरह के जो ट्रीज होते हैं वहां पर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो ऊंचे होते हैं, तो ये अपनी सेफ्टी आराम से कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह को इनको निकालना है तो ये स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, पत्थर वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये इनका भी इस्तेमाल करते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। इनके पास में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इतना ज्ञान है कि जब इनको कई बार चोट लगती है तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनका ये इस्तेमाल कर सके, तो सेल्फ मेडिकेटिंग जो प्लांट्स होते हैं अपने घाव को ठीक करने के लिए उनका इस्तेमाल भी करते हैं। ये ओरंगुटान जो है वो रोकी काइंड ऑफ नेम से है, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन स्पीच को क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, यानी कि ये कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसे ये भी ह्यूमन स्पीच जो है वो बोल सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं, लेकिन मिमिक कर सकते हैं, तो दैट इज़ वाई ये भी एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है जो ह्यूमन से है। इसके अलावा ये अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ये जो ट्री की ब्रांचेज होती हैं उनको काट सकते हैं, आधा काट सकते हैं, यानी कि अपने हाथ से हैंड सो का इस्तेमाल करते हुए। तो ये भी आप देख पाएंगे कि इनको पता है कि ये खुद को लगेगी तो चोट लगेगी, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये ट्रीज को काट सकते हैं। खैर, ये सब इनका बिहेवियर था। कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे पहले तो 3 स्पीशीज होती हैं ऑरंगुटान्स की। एक ब्रुनॉन आइलैंड जो वहाँ पर मिलेंगे, वो उनको हम देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN के अंदर रखा गया है, और साइज में ये अपेंडिक्स 1 के अंदर है। दूसरी जो है वो सुमात्रन है, जो कि सुमात्रा आइलैंड पे पाए जाते हैं। ये सेडिस रेड फर इनके ज़्यादा होते हैं, और ये आप इनकी फ़ोटो भी देख पा रहे हैं। तीसरी यहाँ पर तपानुली है, जो कि हम देखेंगे पोंगो और मलेशियन जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादा पाते हैं, और ये मोस्ट इंडेंजर्ड है जितने भी ग्रेट एप्स अभी तक हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों को ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है IUCN के द्वारा, क्योंकि इनके ख़त्म होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। खतरे हैं क्या क्या इनको, डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर। थ्रेट्स, इलीगल लॉजिंग हो जाती है, फॉरेस्ट फायर लग जाती है यहाँ पर, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, हंटिंग एंड पोचिंग इज अगेन अ थ्रेट।
कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया है? ओरंगुटान कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया है, बोर्नियो ओरंगुटान सर्वाइवल फाउंडेशन बनाई गई है, किन्ना भटकान ओरंगुटान कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इंटरनेशनल एनिमल रेस्क्यू इसके ऊपर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बनाया गया है ताकि इनको सेव किया जा सके। अब हम कुछ प्रीलिम से रेलिवेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले है जन पोषण। अब ये पीआईबी से लिया गया इन्फॉर्मेशन है और स्कीम्स क्योंकि आती हैं प्रीलिम्स में तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें क्या किया गया है कि फिलहाल हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड के, उन्होंने एक नई यहाँ पर स्कीम निकाली है जिसमें जो यहाँ पर फूड फेयर प्राइस शॉप्स होती थी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, उनको बदल कर अब क्या किया जाएगा, उनको बदलकर जन पोषण केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। एक नया इनिशिएटिव है सो दैट हमने फूड सिक्योरिटी तो ले लिया, अब हम लोगों को खाना तो दे पा रहे हैं लेकिन अब न्यूट्रिशन पोषण भी उनको दिया जा सके, उस चीज़ के अंदर ये पहला कदम है। कौन कर रहा है इसको? हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसकी तरफ से इसको किया जा रहा है। एफपीएस जो होंगे वो शॉप्स ही होने वाली है जिनको लाइसेंस दिए जाएंगे। अभी माना जा रहा है कि 60 ऐसी शॉप्स होंगी जिनको पहले परिवर्तित किया जाएगा। मोस्टली हम इनको गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना एंड यूपी के एरियाज में फिलहाल होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि कैसे सेंटर ने नए रूल बनाए हैं कि जो भी जिनके पास भी एग्जोटिक पेट्स होते हैं ना, उनको क्या करवाना है, उनको रजिस्टर करवाना है। 6 महीने का यहाँ पर समय दिया गया है। अब ये कैसे दिए गए हैं? एनिमल स्पीशीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल 2024 के तहत पे यूनियन मिनिस्टर ने ये किया है और ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जाकर आपको करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? एग्जोटिक एनिमल देखिए वो एनिमल होते हैं जो कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पर शेड्यूल 4 के अंदर लिखे गए हैं। अब वो एग्जोटिक है लेकिन उनको एज ए किसी ने अगर पेट रखा भी हुआ है तो आप उसका क्या करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी डिटेल्स यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वार्डन को जरूर देंगे। इसी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। एक लाइसेंस उनको दिया जाएगा सो दैट उनका एनिमल आर्टिकल के अंदर वो उसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और हंटिंग इनकी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। चलिए एक बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग देख लेते हैं और इसके शेड्यूल क्या है। देखिए शेड्यूल 1 जो है इसका, उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 के अंदर उन एनिमल्स को रखा जाता है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं और जिनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है आप हंटिंग वगैरह से, जैसे कि टाइगर, जैसे कि लायन, ये सब। शेड्यूल 3 एंड 4 के अंदर वो एनिमल्स होते हैं जो कि सेमली सेक्शन 1 के अंदर प्रोविजन के अंदर होते हैं लेकिन उनको डेंजर नहीं है ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने का, उनको इतना खतरा नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है, तो दैट इज़ वाई शेड्यूल 3 एंड 4 में वो मिलेंगे। शेड्यूल 5 में हालांकि इनको भी हंट करना प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 5 के अंदर हम देख पाते हैं वर्मिन्स एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स जो कि यहाँ पर क्या है, जहरीले भी पाए जा सकते हैं और इनको हंट भी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा। शेड्यूल 6 में हमें कोई एनिमल्स नहीं मिलते हैं लेकिन प्लांट्स पाए जाते हैं। अब ये प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड है, केवल और केवल एनिमल पार्क्स वगैरह में ही उगाए जा सकते हैं, जिनकी कल्टीवेशन खेती नहीं की जा सकती है, वो इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैपिंग ए न्यूज़, क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए हैं तो यूक्रेन के बारे में जरा हम देखते हैं। यूक्रेन वॉर जोन था, हमें समझ में आता है कि यूक्रेन की जो बाउंड्री है वो ईस्ट में रशिया के साथ लगती है। यूक्रेन की जो सदर्न ईस्ट बाउंड्री है वो सी ऑफ अजोव के साथ लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट सी है। नीचे जब हम आते हैं तो देख पाते हैं ब्लैक सी के साथ इसकी मैरीटाइम बाउंड्री लग रही है। हम जब वेस्ट में आते हैं तो रोमानिया के साथ इसकी बाउंड्री को देख पाएंगे, लैंड बाउंड्री को। ऊपर जब हम वेस्ट नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पोलैंड के साथ में यहाँ पर इसकी बाउंड्री को देख पा रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ से यूक्रेन में गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर बेलारूस के साथ में भी इसकी जो बाउंड्री है ऊपर की तरफ लगती है और ये वाला एरिया यहाँ पर रशिया से लगता है। हम देखते हैं रशिया से जो देन्सा रिवर है वो यूक्रेन में आती है और यूक्रेन की कैपिटल कीव उससे होती हुई वो क्या करती है, यहाँ पर द्नीपर रिवर के नाम की से फिर जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या द्नीपर रिवर भी हमें पता है यूरोप की बड़ी एक नदियों में से, तो क्या बन जाती है, यहाँ पर मिक्स होकर बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से ये काफ़ी बड़ी बनती है और हम देखते हैं ब्लैक सी में आकर गिरती है। और यूक्रेन के बारे में बात किया जाए तो हमें समझ में आता है यहाँ पर कि कैसे
यूक्रेन का या फ्लैग भी देख पा रहे हैं इधर। और ये आप यूक्रेन की अदर डायरेक्शन देख पाएंगे कि कैसे यूरोप का जो बिल्कुल ईस्टर्न हिस्सा है और रशिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर हम इसको देख पाते हैं। काफ़ी सारा जो क्षेत्र है वो मेडिटेरियन यहाँ पर रीजन हमें ज़्यादा दिखाई देता है। इसी यूक्रेन के कुछ भाग में से जो कारपेथियन माउंटेन्स हैं वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट यहाँ पर है। इसकी एक बाउंड्री हंगरी कंट्री से भी लगती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर बना देता है। और इम्पोर्टेंट नदियों की बात करें तो इसमें दोनेते रिवर बहती है, इसके अंदर सदर्न बग रिवर है, इसमें हम दनिस्तर रिवर को भी देख पाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट कंपोनेंट ऑफ अवर वीडियो, दैट इज वोकेबलरी ऑफ द डे के साथ में। सबसे पहला जो शब्द है वो है कैपेरिसन। अब कैपेरिसन क्या होता है? एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है किसी जानवर को सजा देना, डेकोरेट करना। मोस्टली जो ये शब्द है पहले इस्तेमाल होता था ग्रीक में, और ग्रीक के लिए भी जो घोड़े होते थे उनके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि एलिफेंट्स को जो भी जब इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है तो भी हम उसको इसी नाम से जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं द फर्स्ट बैच ऑफ 9 कैपेरिजन्ड एलिफेंट दैट विल टेक पार्ट इन मैसूरू दशहरा फेस्टिवल इन अक्टूबर बिगेन देयर जर्नी। दूसरा शब्द हमें दिखाई देता है डिसइंसेंटिव, जिसका क्या मतलब होता है? जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको कोई इंसेंटिव दे रहे हो, और जब आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, डिस्करेजमेंट कर रहे हो या बीच में ऑब्स्टिकल बन रहे हो, उसको हम डिसइंसेंटिव के नाम से जानते हैं। लास्ट वर्ड ऑफ टुडे जो कि है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का रुका होना, एक जगह पर थमा होना। जैसे कि ये जो वाटर है ये फ्लोइंग वाटर है, बह रहा है, लेकिन ये पॉन्ड में जो वाटर है वो क्या है? स्टेगनेंट है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन 2019 एंड 2023 वॉज स्टेगनेंट। तो यानी कि ये क्या था? अगर फॉल नहीं कर रहा था तो क्या था? एक जगह पर रुका हुआ था, ना बढ़ रहा था और ना ही कम हो रहा था। खैर, यहीं पे आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल फिर मिलते हैं। अभी के लिए चलती हूँ, तो तब तक कल तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।